शैलेंद्र सिंह ठाकुर, इंटरनेशनल। धन्यवाद सभापति जी। टैक्सेशन एंड अदर लॉज की इस चर्चा में लगभग सभी दलों के सदस्यों ने अपनी बात रखी है और बात रखते समय काफी चर्चा पीएम केयर्स पर भी की। माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश पर मैं कुछ समय में अपनी बात रखूंगा ताकि जो माननीय सदस्यों का कुछ शंकाएं हैं उनको अवश्य मैं दूर कर पाऊं। उसकी स्थापना से लेकर उसमें पारदर्शिता से लेकर 100% एग्जम्पशन की बात से लेकर मिसयूज यानी कि दुरुपयोग धन का ना हो उसको लेकर, खर्चों का ब्यौरे को लेकर या सरकारी खजाने को लेकर इस तरह की बातें यहां पर आई और डायवर्शन की बात भी आई। आखिरकार यहां के सदस्यों के मन में ये बात आई क्यों? क्या पूर्व में कुछ ऐसा घटा जिसके कारण इनके मन में शंका है? मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करवाना चाहता हूं, जितने कानूनी रूप से इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, जो देश का कानून है उसके अनुसार इसका गठन हुआ और पूरी पारदर्शिता के साथ किसी पे काम किया जा रहा है तो पीएम केयर्स के माध्यम से किया जा रहा है। सर, रजिस्ट्रेशन कैसे? 1908 का कानून जो है उसके अंतर्गत ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। क्यों हुआ सर? क्योंकि वैश्विक महामारी और कोरोना 19 जो है कोविड-19 पैंडेमिक, इसके कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। हमारे सदन के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, देश के कई लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। उस समय में सोचा गया कि इस आपातकालीन और संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सर पीएम केयर्स के ट्रस्ट का गठन किया गया, ताकि देश की चिंता करने वाले, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अमीर हो, गरीब हो, कामकाजी हो, नौकरापेशी हो, उद्यमी हो, संस्थान हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो चाहे उतना उसमें दान कर सकते हैं और किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया गया। इसमें तो केवल प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए कि देश की सेवा और अच्छी कर सकें, उसके लिए इसका करने के लिए प्रयास किया गया। सर, मैं इसमें किन लोगों ने अब तक दान दिया, मैं इस बात की खुशी प्रकट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो इनिशियल कॉर्पस है सर, वो 2.25 लाख रुपया किसी ने दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से दिया है। उनकी माता जी ने इसमें अपनी ओर से दान दिया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जी की माता ने अपनी ओर से इसमें दान दिया है। इसके अलावा सर 3100 रुपया जो है वो वाराणसी के दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों ने भीख से इकट्ठे किया, वो दिया। सर, भिखारी काली देवी ने 5000 रुपया सर भिखारी ने 5000 रुपया इसके लिए दान दिया है। सर, उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर से 60 साल की देवकी भंडारी जी ने अपने 10 लाख रुपया सर पीएम केयर फंड के लिए दिया। यही नहीं सर, उत्तर प्रदेश के चंदौली के ताजपुर की दिव्यांग बेटी ने भी, प्रियंका ने, पेंशन में अपना सारा पैसा दे दिया सर, मेरठ के रिटायर्ड आर्मी मैन मोहिंदर सिंह ने अपनी जो पेंशन थी उसका 15,11,000 रुपया इसके लिए दे दिया। सर, मैं नाम बहुत पढ़ सकता हूं, खिलाड़ियों से लेकर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है सबने पैसा दिया। मैं एक ही शब्द में इन सब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कोरोना की लड़ाई के लिए इन सबने अपना योगदान दिया है। सर, अब प्रश्न आता है कि इसका गठन, जैसे मैंने कहा कि 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार इसका गठन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, 27 मार्च 2020 को हुआ और जिस उद्देश्य के साथ हुआ मैंने उसकी भी बात कही। ऑडिट को लेकर सर चर्चा की गई। इसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर है SARC एंड एसोसिएट, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट करता है, वही ऑडिट यहां पर भी करते हैं। और मैं आपको एक और बात कह दूं, आपको कितने भी इसमें प्रश्न पूछने हों, जो इसकी वेबसाइट पीएम केयर्स की वेबसाइट पर है सर, उस पे FAQs और अबाउट
उसमें अधिकतर प्रश्नों के, मैं कहूं कि सारे प्रश्नों के आपके उत्तर वहीं पर हैं। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है उस कोई देखकर नहीं आया, शायद इसलिए मन में शंकाएं भी होंगी, इसलिए मैं जरूर दूर करना चाहूंगा। सर, लोगों को लगा कि कहीं यहां से पैसा कहीं और ना चला जाए। कौन इसके सदस्य होंगे? मैं देश की जनता को भी संसद के माध्यम से और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसके सदस्य हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, और ये सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय निर्मला जी हमारी वित्त मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ जी हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री हैं, तो आज वो सदस्य हैं। आज से 9-10 साल बाद अगर इनकी जगह कोई और होगा तो वो भी इसके सदस्य होंगे। ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, इनके मन में शंका, क्योंकि पहले व्यक्तियों को इसमें रखा जाता था, आज उन व्यक्तियों के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसमें स्थान नहीं है। सर, डिसीजन मेकर कौन होंगे? सर, इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, एक कमेटी बैठेगी, इसको उस पर निर्णय करेगी कि इसका पैसा कहां कहां खर्च होगा। और सर, जो बाकी ट्रस्टी, जो इसके ट्रस्टी के साथ बाकी नॉमिनेटेड मेंबर है, कोई अलग अलग फील्ड से हो सकता है, साइंस से, लॉ से, हेल्थ से, पब्लिक वर्क से, किसी से भी हो सकता है। उस तरह के बड़े नामी ग्रामी लोगों को भी यहां पर रखने का अवसर दिया गया है। सर, टैक्स डिडक्शन ये कोई पहला ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसको पहली बार कोई टैक्स डिडक्शन दी गई, इससे पहले भी बहुत सारे ट्रस्ट को दी गई। और सर, यही नहीं, एफसीआरए की भी अनुमति इसमें दी गई, कोई विदेशों से पैसा देना चाहे तो भी। और मैं आपको पढ़ के बता दूं, जो हमारा सेक्शन 50 है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप किसी भी संस्था को, एसोसिएशन को, अपनी ओर से या ऑर्गेनाइजेशन को एफसीआरए के विदेशी पैसा उसमें आना हो तो सर उसकी अनुमति दे सकते हैं। और बिल्कुल नियमों के अनुसार इसको उसमें अनुमति दी गई, ताकि भारत के लोगों को कोविड की लड़ाई लड़ने में कोई कमी ना आए, उस मंशा के साथ इस पर काम करके दिया गया। सर, क्या यह पहला ट्रस्ट है? 49,483 रजिस्टर्ड ऐसे थे जिनको एग्जम्पशन मिली थी एफसीआरए में, 49,483। तो पीएम केयर्स पर क्यों चिंता व्यक्त की जा रही है? दूसरा सर, जो कुछ बातें मैं आगे और कहने वाला हूं, सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक भावना सबके मन में आ रही थी कि ऐसा क्यों, मुझे लगता है सबके मन में था कि पीएमएनआरएफ था तो क्यों। सर, क्या है पीएमएनआरएफ? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड कब आया? 1948 में। सर, कैसे आया? उस समय के हमारे प्रधानमंत्री महामहिम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक शाही हुक्म जारी किया कि ट्रस्ट का गठन हो। सर, वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैं यहां पे कुछ कह दूं वो हो जाए, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि कानून में या विश्वास नहीं था या कानून को कभी मानते नहीं थे। 1948 से लेकर 2020 तक, 2020 तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है सर अभी तक। और सर, यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं पीएम केयर्स तो फिर भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, सेक्शन 12 में भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, एटीजी की एग्जम्पशन भी ली है, एफसीआरए की एग्जम्पशन भी ली है, सीएसआर फंड में उसको अनुमति भी दी गई। क्या सर, पीएमएनआरएफ में क्या था? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सर केवल गठन की बात नहीं, उसके ऑडिट भी एक कंपनी थी जो वर्षों तक करती रही सर, ठाकुर एंड एसोसिएट्स करके, उसका पूरा नाम भी बता देता हूं। उनको लाभ ये मिला कि जो वो करते थे और जो कई औरों के भी वो करते होंगे ऑडिट, तो उनको राज्यपाल भी बनाया गया, कई और पदों से भी नवाजा गया। क्या क्या उसमें किया जाता था। और यही नहीं सर, उसके सदस्य कौन थे? प्रधानमंत्री जो होंगे उसके सदस्य होंगे,
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के सदस्य होंगे। लेकिन सर उससे पहले भी सदस्य कौन होगा? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो उसका सदस्य होगा। सर पार्टी नहीं कही है, पार्टी नहीं। सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं, मैं सर अभी तो नाम गिना रहा हूं, प्रधानमंत्री होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट होंगे, जो भी होंगे सर। अब कौन उनका अध्यक्ष होता है तो 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, तब भी कौन रहता तो मैं उसके विषय में जाना नहीं चाहता। वो तो एक परिवार ने पकड़ के रखा है। तो सर मैं उसमें दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, और उसके कौन? वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, टाटा ट्रस्टी का एक नॉमिनी सर उसका सदस्य होगा, और एक इंडस्ट्री का होगा। सर हमने तो पीएम केयर्स में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएम, एफएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी पीएम केयर्स के होंगे, जो व्यक्ति से नहीं, जो पद के साथ जो समय उस पद पर आएगा केवल वही उसका सदस्य हो पाएगा। ये पारदर्शिता हम लोग लेकर आए हैं सर, ऑडिट हमने करवाए हैं, बदलने का काम हमने किया। और सर पहले ही दिन से 2019-20 का जो हमने खर्चा किया है उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार से जुड़े हुए जितने ट्रस्ट हैं, क्या उसके कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट है? क्या जनता को उसकी जानकारी है? कितना खर्चा वो करते हैं, कहां पर वो खर्चा करते हैं, किन पर खर्चा करते हैं? सर कितना कहां खर्च किए? सर मैंने तो एक परिवार कहा था, कांग्रेस वाले फटाफट एक परिवार को अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसका मतलब मुझे नाम लेने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। और सर यही नहीं, सर 1948 में अगर सर पीएम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बना, सर सेक्शन 12A में भी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। सर मैं एक बात, सर मुझे लगता है इनके, सर अभी विदेश जाने का टाइम आ गया। सर अभी तो मैंने शुरुआत की है। सर मैं 2 लाइनें इस पे थोड़ा कहना चाहता हूं। ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना, ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना। गफलत एक उम्र तक थी कि कदमों में है जमाना, खुद गर्ज झूठ की उम्र होती है बड़ी छोटी, आपका हर बार पकड़े जाना फिर बहाना बना देना। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। यही नहीं सर, पीएम केयर्स में कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ लोगों ने कहा कि जी सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, 1 रुपया भी इस पे नहीं मिलता है। और यही नहीं सर ये जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो है, जैसा मैंने आपको पहले कहा सर, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ना इसकी 12A में रजिस्ट्रेशन कब हुई सर? बगैर ट्रस्ट रजिस्टर हुए इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। सर क्या इन सभी माननीय सदस्यों ने इस पर कभी पहले सवाल खड़ा किया? सर 1973 में 12A की रजिस्ट्रेशन करवाई गई सर, कितने सालों के? 25 साल के बाद। और सर 64 वर्ष के बाद 2012 में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का इन्होंने पैन कार्ड लिया, पैन नंबर लिया सर। और यही नहीं सर, दूसरी और पीएम केयर्स में जो जितनी भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं वो हमने वो सारी की सारी पूरी की है, और कोई भी कानून को नहीं तोड़ा गया, सब कानून के अंतर्गत हमने काम करने का काम किया है। दूसरा सर, इसका जो सृजन जो है, प्रचालन जो है,
वो सर मोदी जी वैसे ही बड़ी पारदर्शिता में और सुशासन में विश्वास रखते हैं और उसका बिल्कुल सुशासन और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है और इसको अधिक व्यापक, सख्त और स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है। और यही नहीं सर, जैसा मैंने पहले कहा, इसकी सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं और सर इसके ऊपर जितने आरोप आपने यहां पर लगाए, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह गए और सब जगह जाकर सर उसको खारिज होना पड़ा। सर किन किन विषयों को लेकर गए, मैं एक बार उस पर जरूर आना चाहता हूं। सर अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, चीफ जस्टिस द्वारा हेडेड सर, उसने स्पष्ट तौर पर कहा पीएम केयर्स फंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सर संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। सर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाली गई कि पीएम केयर फंड में जो इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई एक्ट में दी जाए, उसको भी उन्होंने निरस्त किया, उसको डिसमिस किया। सर अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सारा पैसा, ये लोग गए उसमें और उसमें कहा कि सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में दिया जाए। उस पर भी टिप्पणी करके हम कहा गया वहां पर भी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्रों का पैसा जाता है। जैसे सर हमने अभी आपदा के समय भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में दिया, वो बजटरी सपोर्ट से था, पीएम केयर के लिए एक पैसा भी बजट से नहीं दिया गया है। ये भी मैं देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। और यही नहीं सर, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए भी उसमें कहा गया कि इसमें सीएजी के ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर आप इसके लिए सीएजी का ऑडिट मांगते हैं तो एक परिवार के जितने ट्रस्ट हैं, क्या वो सारे ट्रस्टों का सीएजी ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं? सर अब मतलब की बात इनको सुनाई नहीं देती है। जवाब दो। और माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें जो और भी मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि देश की ईमानदार जनता ने, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी मेहनत की कमाई प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दी और इससे मोदी जी के हाथ मजबूत किए कि देश के गरीब जनता की कोरोना की लड़ाई में मदद कर सके। सर कुछ पार्टियों ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए और मैंने कल भी कहा सर, ये निशान, सवालिया निशान केवल इसके ऊपर नहीं सर, ईवीएम हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जीएसटी हो, सर इन सब पर भी एक सवाल खड़े करते रहे। और जब जब ये कोर्ट गए, सदन में आए या जनता के बीच में गए, सर हर जगह नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की जीत हुई है, यह हम सबने देखा है। कांग्रेस कई बार आधारहीन आरोप लगाती रही है, हर बार मुंह की खाती रही है सर। और आगे भी मैं कहना चाहता हूं सर, 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी है कि ये जो लोगों ने आशीर्वाद अपना दिया है, इसका सर अंतर कहां नजर आता है? सर यही प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था जो यूपीए की समय में जितना पैसा इकट्ठा होता था उससे 5 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, इन 5 गुना ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में इकट्ठा हुआ है सर। ये क्रेडिबिलिटी है सर हमारे नेता की, ये विश्वास है देश की जनता को। सर मैं इनके सामने एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे बाद अधीर जी बोलेंगे। क्या आप मानते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के कारण 5 गुना ज्यादा पैसा मिला है, या आपके समय ये पैसा कहीं और जाता था? इन दोनों में से कोई एक का आप जवाब जरूर दीजिए। सर अगर ये लोग सफेद झूठ फैलाने की बजाय और बाधा उत्पन्न करने की बजाय इस जन भागीदारी में और इस राष्ट्रीय अभियान में रचनात्मक रूप से जुड़ते, मैं तो आज भी कहता हूं आज भी जुड़िए, तो कोविड की लड़ाई में हम सब इकट्ठे मिलकर अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा। सर 1964 का सर 1 मिनट में आपको अगर इजाजत दें तो मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं सर क्यों इनके लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड कभी प्राथमिकता नहीं रही। सर 48 में बना, मैं 64 की बात कर रहा हूं
सर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, उस समय के प्रधानमंत्री भी जो अध्यक्ष थे, और उन्होंने उस वर्ष सर बाढ़ आई, कहां पर आई? दिल्ली में, पंजाब में, असम में, बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, और सर बुरी हालत थी देश की। पैसे की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड मिनट्स में कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तब तक अपील पीएमएनआरएफ में पैसे देने के लिए नहीं की। क्यों? उसका कारण आगे लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की कलेक्शन पर कोई फर्क ना पड़ जाए। एक परिवार का ट्रस्ट, उसकी कलेक्शन पर फर्क ना पड़ जाए, लेकिन कई राज्यों के लोग बाढ़ की हालत में मर जाएं, उसकी चिंता नहीं की गई। क्या इस बात का जवाब भी ये पार्टी आज देना चाहती है? कौन देगा इस बात का जवाब सर? और सर बात यहीं रुक गई होती तो शायद तब भी थी। सर आगे तो और हो गया। सर आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की नियुक्ति इस ट्रस्ट पर क्यों हुई? क्या हमने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इसका पीएम केयर्स का सदस्य होगा? मैं यहां पर सभी सांसदों से आपके माध्यम से पूछना क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो आप लोगों ने आज तक इनसे क्यों नहीं पूछा इनका कैसे है? क्या इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि हम लोग इससे रिजाइन करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं? छोड़ा इसलिए नहीं सर, क्योंकि इनका इंटरेस्ट वहां पे जुड़ा हुआ था। एक हाथ से लेते थे, दूसरे अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे, अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे। ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा। मैं आगे बताने वाला हूं कहां कहां दिया है। पोल खुल रहा है, सारा पोल खुल जाएगा, सारा पोल खुल जाएगा। सर मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का, मैं सभी सांसदों को ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का 2005 से 2008 के बीच प्रतिवर्ष सर पैसा राजनीतिक तौर पर और पारिवारिक रूप से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया जाता था सर। प्रतिवर्ष 2005 में दिया, 2006 में दिया, 2007 में दिया, 2008 में दिया। और सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की ट्रस्टी कौन थी? यानी कि उसके ट्रस्टी के रूप में सोनिया गांधी जी थी, और दूसरी ओर राजीव गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी और चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी थी। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं था सर? क्या देश को जवाब देंगे सर? और यही नहीं सर, सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की निकाल रहे हैं सर, एक मिनट सर। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का अंतिम निजी व्यक्ति 1964 में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था? 1964 में। और क्या आपको यह भी पता है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के ट्रस्टियों की अंतिम बैठक कब हुई? क्या एक भी सदस्य ने इस बात को यहां पर पूछा? सर 1985 में आखिरी बैठक हुई थी, जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद पूरे ट्रस्ट का एक ही व्यक्ति को दे दिया गया सर कि जैसे चाहे वैसे पैसा खर्च करो। क्या कोई पूछेगा नहीं इस देश में? कोई सदन में नहीं पूछेगा? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के चेयरमैन के रूप में श्री राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को फंड के सभी खातों को प्रचालित करने तथा सभी प्रचालनों का प्रबंधन करने के लिए सचिव की नियुक्ति करने के लिए अधिकार भी दे दिया गया था, जिसको वो उचित समझते। उसके बाद एनआरएफ ट्रस्टियों की एक भी बैठक नहीं हुई। और सर ट्रस्टी कौन बनते थे मैं इस पर, और सेक्रेटरी कौन बनते थे इस पर अभी आने वाला। सर अभी आरटीआई के लिए मेरे गौरव गोगोई जी थोड़ा ज्यादा जोर जोर से कह रहे थे, मैं उनको कहना आपको याद कराना चाहता हूं
कि ये तर्क आपकी यूपीए की सरकार ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने ही सीआईसी के विरुद्ध 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय आप लोग गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट आप गए थे, कि पीएनएनआरएफ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और ये मामला आज तक लंबित है। तो क्या आप इसका जवाब नहीं देगो? मैं चाहता हूं अधीर जी इसका जवाब भी सदन को जरूर दें। आप पीएम केयर्स के लिए तो आरटीआई मांगते हो, दूसरी ओर पीएमएनआरएफ के अगेंस्ट आप कोर्ट जाते हो, अपने सीआईसी के खिलाफ जाते हो। ये दोहरा चेहरा चरित्र कैसे चलेगा? क्या आप जवाब नहीं देंगे? और सर इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने तत्कालीन विधायी कार्य विभाग ने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया था कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीएमएनआरएफ एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। यदि यूपीए सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इस बात को बनाए रखी थी तो आज क्यों सर इसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है? वहां पर तो सर फिर भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सदस्य है, यहां तो भाजपा का भी कोई सदस्य नहीं पीएम केयर्स पर, ये पूरी तरह से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं सर, इसलिए मैं इनको एक बात कहना है। दूसरा सर, इनको लगता था कि ऐसे चले जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं अभी तो साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी आपके कच्चे चिट्ठे सामने आने बहुत हैं। नए गीत पैदा हुए उन्हीं से जो नगमे पुराने बहुत हैं, जो नगमे पुराने बहुत हैं। सर केवल ये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के ही सदस्य नहीं, सर जलियांवाला बाग ट्रस्ट के भी परमानेंट ट्रस्टी के रूप में सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। क्या है सर ऐसा? सर जिनको जनता नकारती, जिनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बन सकता, लेकिन वो सदियों तक इन ट्रस्टों पर बने रहेंगे सर। सर मैं एक बात तो सामने जरूर रखना चाहता हूं कि इस एक परिवार ने भारत को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझकर अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का उपयोग अपने निजी एजेंडा और निजी लाभ के लिए बड़ी बेशर्मी और आपत्तिजनक तरीके से और अपमानजनक तरीके से किया है सर। सर यही नहीं सर, यहां तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर ट्रस्ट है सर। मुझे नहीं पता यहां पर बाकी कितने मेरे जो संसद सदस्य हैं सर, इनके कितने परिवार के नाम पे ट्रस्ट है। पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन सर यहां पर ट्रस्टों की एक लंबी सूची है सर, मैं उसके नाम अगर आप अनुमति देंगे तो सर मैं थोड़े से पढ़ना चाहूंगा सर। और सर इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर सर जो मैंने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट है सर और फाउंडेशन है सर, उनको व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के लिए बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सोनिया जी करती हैं, राहुल जी और प्रियंका जी उसके सदस्य हैं सर, और तिकड़ी द्वारा ही ये पूरी तरह से नियंत्रित है सर। चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो, जवाहर भवन ट्रस्ट हो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट हो, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट हो, संजय गांधी मेमोरियल। सर अब मैं कितनी लंबी लिस्ट पढ़ूं सर, फिरोज गांधी जी के नाम का मुझे ट्रस्ट अभी तक दिखा नहीं, बाकी नाम मैंने पढ़ दिए सर। सर फिरोज गांधी जी के नाम का ट्रस्ट मुझे मिला नहीं, बाकी मैंने पढ़ दिए, बाकी जो होंगे सर। दूसरा सर राजीव गांधी फाउंडेशन है, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो शायद औजला जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। राजीव गांधी फाउंडेशन है, हाँ सर मैं धन्यवादी हूं। औजला जी ने कहा कि गांधी परिवार के नाम पर ही ट्रस्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं सर? इसका खाता आगे आने वाला है, किन कार्यों के लिए बनता है सर। राजीव गांधी फाउंडेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कॉर्पस 113 करोड़ रुपया, 113 करोड़ रुपए, और ये सर सिर्फ डिक्लेयर्ड है, जो अनडिक्लेयर्ड तो मुझे पता नहीं सर।
और सर ये बिल्कुल सिस्टमैटिक और सस्टेन तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटने का काम किया गया। सर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 1991 की सर अपनी बजट स्पीच में, बजट में सर 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए एलोकेट करने की बात की। सर देश के किस ऐसे ट्रस्ट के लिए 100 करोड़ रुपया सर उस समय पूरे सदन में हल्ला हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। फिर वापस सोनिया जी को मनाने गए, सोनिया जी ने एक नया तरीका ढूंढ कर रख दिया कि निर्देश जारी कर दो, अलग अलग विभाग देगा। सर विभागों ने कैसे नहीं दिया सर? सर मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि प्लानिंग कमीशन एक डिक्टेट जारी कर दिया जिसमें हर मंत्रालय को 1-1 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को 1995 में देने की बात कही। अच्छा, मीडिया की रिपोर्ट पर आप नहीं जाते हैं सर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एनवायरमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हेल्थ, सर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 सर लगातार हर वर्ष पैसा मिलता गया। सर कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शायद ही होगी जिसने पैसा ना दिया हो, चाहे वो सेल हो, गेल हो, तेल हो, गैस हो, जिससे जो लेना सब ले लिया। सर बैंक हो एसबीआई से लेकर बाकी सबसे 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 हर साल सर इन्होंने इन सबसे पैसा लिया। सर कानपुर में एक लड्डू वाले की दुकान है, उसको लिखता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। इनके लिए बनता है ऐसा कोई बचा नहीं जिन्हें इन्हें ठगा नहीं। अभी तो साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी तो साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी आपके कच्चे चिट्ठे सामने आने बहुत हैं भाई, इसलिए चिंता मत करो। और सर यही नहीं, अगर सदन को मैं एक बार याद कराना चाहता हूं, और सर आपके माध्यम से मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जैसे 2005 से 2008 के बीच में पैसा पीएमएनआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया 3 साल लगातार सर। तो सर यहां पर एक तरफ से पैसा इकट्ठा किया, दूसरी तरफ दे दिया। सर इसी तरह से सर 3 मूर्ति भवन लुटियंस दिल्ली में किसके नाम पर? एक ही परिवार के लिए 3 मूर्ति भवन सर, 30 एकड़ जमीन सर, 30 एकड़ जमीन सर, आप कल्पना कर। हाउस का समय, सदन की सहमति हो तो सदन का समय दोनों विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जा रहता है। सुनने की क्षमता रखो सर। 3 मूर्ति भवन लगभग 30 करोड़ रुपए का 30 एकड़ जमीन है जो इस परिवार के लिए दिया गया। अगर देखें सर तो इसकी भी मार्केट वैल्यू कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ रुपया होगी। सर अगर हम राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं बात करूं और इनकी लैंड डील्स, जमीनों की बात करें, सर जमीनी नेता तो अब ये रहे नहीं, लेकिन जमीनों वाले नेता जरूर हो गए, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हो, सर हरियाणा में हो, गुड़गांव में हो, देश के अलग अलग कोनों में हो। सर चाइना से लेकर लग्जमबर्ग तक से पैसा इनके लिए आया हो। सर कंपनियों के नाम में, प्राइवेट कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप कहें तो मैं पूरे ले भी सकता हूं। शायद ही कोई औद्योगिक घराना ऐसा हो जिसको इन्होंने छोड़ा हो सर। जाकिर नाइक को इसी सदन में कई बार उसके खिलाफ बात कही गई, और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था आज वो देश के अंदर नहीं आ सकता। सर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया सर। सर
सर मुझे पता है सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सर आज मैं इतना सच बोल रहा हूं कि इनको बहुत कड़वा लग रहा है। और सर अगर इन्होंने 2011 में जिसके आतंकवादियों से लिंक थे ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए, तो 2014 में आपने वापस क्यों किए, इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बताइए ना 3 साल तक क्या किया, ये भी बताइए। इंटरेस्ट में दिया कि बगैर इंटरेस्ट के दिया है 3 साल तक। और चाइना से सर $3 लाख किस लिए, क्या अध्ययन करना था? बायलैटरल ट्रेड, एफडीए। अरे हिंदुस्तान का बायलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट अगर कहीं हुआ तो आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, और आप उसको बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था, और राजीव गांधी फाउंडेशन से ये अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा जाता था। सर क्या करते थे, क्या देश को गांधी परिवार बताएगा क्या करता था इस पैसे का, कहां पर खर्च किया गया? कोई वेबसाइट आपकी बताती है कि वो पैसा कहां गया है? अरे हमने तो पीएम केयर जब बनाया रजिस्टर भी करवाया और वेबसाइट पर पूरा खाता भी रखा है, ईमानदारी के साथ काम किया है तो हमने करके दिखाया है। सर एक और आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति से पैसा लेते हैं, तो दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी को पैसा देने का काम, वर्ल्ड विजन जैसी लोगों को देने का काम किया। कहां से सर? सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में देश की गरीब जनता ने अपना पैसा प्रधानमंत्री के नाम पर दिया और आपने गांधी परिवार के ट्रस्टों के लिए ले लिया। वहां से आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को दे दिया, और कहां कहां खर्च किया सर इसका किसको पता चलेगा। लेकिन जब पता चला कि मैडम सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन है एनएसी की, और साथ ही साथ सर कई ट्रस्टों की भी चेयरपर्सन है, और जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलिगेशन लगे तो सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना भी पड़ा। सर कुछ कहना चाहते हैं धीरज सर, 1 मिनट सुन लिया जाए। माइक में करो, माइक कहिए तो। पढ़ लीजिए, पढ़िए, नहीं मिलेगा। उन्हें बोलने दो। तो हमको अपना साथ रखना है ना, उनके कुछ तो हमको भी छोड़ना है, हमको भी रिकॉर्ड में डालना है। सर बात यह है कि सर किसी के खिलाफ अगर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत होती है तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। दूसरी बात सर, जो सदन में उपस्थित नहीं रहते, जिन अपने को डिफेंड करने की जिनका मौका नहीं रहते, वो ऐसा सदन की सदस्य है जो सदन के सदस्य है और उनका डिफेंड करने का मौका नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकते सर। अब देख सकते हैं सर, तो सोनिया गांधी जी ये सदन की मेंबर, उन्होंने अपने चिकित्सा करने के लिए बाहर गई और उनके नाम पे ये धब्बा लगाए जा रहे हैं जो डिफेंड करने में अभी इसमें मौजूद नहीं है। अभी सदन में जो मौजूद नहीं है, अगर सर एक बात सुन लीजिए, आप अगर चाहते हैं कि हाउस इस तरीके की चले तो चलने दीजिए। अगर वो सोचे कि हम लोग को ये जरूरत नहीं है रहने का तो हमें बोल दीजिए, हम चले जाते हैं, चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं चलेगा तो चले जाते हैं सर। बिल्कुल आपको सुना दिया है सर, ये हम लोग बिल्कुल ये सदन छोड़ के जाने वाला है सर। अगर इस तरीके की बेहुदा बातें
ये बेहुदा बात यहाँ करते जाए, अगर आपकी मौजूदगी में सर, आपकी मौजूदगी में इस तरीके की बेहुदा बातें अगर करते जाए और वो भी रूल बुक सारे कुछ मान्यता न देने से, तो सर हमें ये सदन छोड़कर जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कानून के हिसाब से बोलेंगे, आप कृपया बैठिए। सर, मंत्री महोदय आरोप लगाने में माहिर हैं क्या, लेकिन वो बताएंगे कि वो जो पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या वो पारदर्शिता विवेकानंद फाउंडेशन में है, इंडिया फाउंडेशन में है, ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी में है? क्या ये राजू सबनानी कौन है? वो दमन वेंटिलेटर का स्कैम का वो पारदर्शिता के बारे में बोलिए। टिकटॉक का पैसा कितना है चीन में? जाकिर नाइक की बात करते हैं, जाकिर नाइक का पैसा तो वापस गया, लेकिन टिकटॉक का पैसा वापस कब जाएगा? चीनी पैसा कब वापस जाएगा? चीन के साथ हमारे सिपाही, उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया और आपका इतना साहस दिए कि चीन का पैसा वापस करे। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया, आपने इतना साहस दिए कि वो पैसा वापस करे। अरे आप इतने दुर्बल हो गए कि चीनी पैसा से आप कोविड का रेस्क्यू करोगे। अरे आप पीएमएनआरएफ की बात करते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएनआरएफ फंड को कितने बार यूज किया? नेशनल रिलीफ फंड 2017 में यूज किया, नेशनल रिलीफ फंड 2000। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5-7 मिनट। अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आजादी से अब तक कांग्रेस का ये सफर पॉइंट जारी रहा है। सर 353 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर 353। नो एलिगेशन of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. Provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation. तो सर मैं आपको पूछता हूं, ये सोनिया गांधी जी की गाली गलौज करके कि ये सदन की गरिमा बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो आप इजाजत दे दीजिए, आपको फैसला करना है सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो प्रदेश में आदरणीय अध्यक्ष जी, आई एम नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी, आई एम नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी, आप टू अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सब उन्हीं बातों पर अपने विचार रख रहा हूं जो माननीय सदस्यों ने कहे। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं सर, क्योंकि मैंने सबके भाषण सुने। आपने ही कहा कि स्थापना से, पारदर्शिता से, मिसयूज ऑफ फंड से लेके बाकी सब। आखिरकार आपने नहीं ये पूछा तो मैं क्यों बोलता? आप सभी सदस्यों ने कहा और मंत्री उत्तर भी ना दे। सर, देश को और सदन को जानने की जरूरत है कि नहीं है? और क्यों आवश्यकता पड़ी पीएम केयर्स को करने की? ये इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। सर दूसरा, सर वो आदरणीय अध्यक्ष जी, वो प्रदेश में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट करते गए, पुश्तैनी चादर ओढ़कर बड़ी बेशर्मी से झूठ का धंधा करते हैं। सर मैं कुछ बातों पे और आना चाहता हूं सर, क्योंकि मैंने जो दो तीन बातें कही। सर मेहुल चौकसी
जो पीएनबी फ्रॉड करके बाहर चला गया सर, उससे भी 10 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। आप 10 लाख उससे भी आपने छोड़े नहीं। यस बैंक का सर जो फाउंडर है राणा कपूर सर, उससे भी इन्होंने लगभग 10 लाख रुपए ले लिया सर। सर जो NSCL स्कैम के जिग्नेश शाह हैं सर, उस स्कैम वाले से 50 लाख ले लिया सर इन लोगों ने। और सर यही नहीं सर, जो जवाहर भवन है 1985 में उसकी 100 करोड़ रुपया कीमत थी सर। सर मैं कितने चिट्ठे खोलूं? और सर अगर आज उसका देखेंगे सर, तो उसका लगभग सर कोई PSU बाकी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसे ना लिए। सर मैं बस 2-3 बातें कह के अपनी बात को विराम दूंगा सर, क्योंकि सर ये इसलिए देश को बताना जरूरी था, और माननीय सांसदों को भी, जो मेरे बड़े सहयोगी ने आज समय भी यहां पर दिया है कोविड के समय। सर पेंटिंग की अगर मैं चर्चा करूंगा तो फिर ये बोलेंगे वो तो इस सदन के सदस्य ही नहीं है। जो 2 हैं सर वो विदेश में है, क्योंकि गरीब आदमी तो विदेश में इलाज कराने नहीं जा सकता सर, इसलिए, लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूं सर। सर दूसरा मैं कहूं सर, बात कही गई कि कुछ फाउंडेशन की सर, कुछ फाउंडेशन की कि उन फाउंडेशन का क्या? सर मैं ये कहना चाहता हूं, उन फाउंडेशन को कोई बजटरी सपोर्ट का पैसा नहीं दिया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई पैसा नहीं दिया गया। जहां दिया गया वहां से लेने का काम राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है, इसलिए आपका जवाब देना बहुत आवश्यक है सर इस बात को लेकर। सर अगली बात मैं कहना चाहता हूं सर, जो लोग सचिव बने सर जो लोग सचिव बने ट्रस्ट के सर, असली खेल तो सर इनका रियल एस्टेट का था। जमीनें चाहे जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पर हो, जवाहर भवन की हो, बाकी हो सर देश का कोई कोना नहीं छोड़ा इन्होंने जिसमें अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन ना ली हो। आज उसकी कीमत देखी जाए। क्या कोविड के समय आप देश के लिए वो सारी जमीनें वापस देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने सारे फंड का पैसा देश में कोविड पर खर्च करने के लिए तैयार हो? कितना पैसा इनके फंड्स ने कोविड पर खर्च किया, क्या आप देश को बताने के लिए तैयार हो? और यही नहीं सर आज तक क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बताऊंगा सर यहां तक कि हैदराबाद हाउस सर, जो केवल बड़े कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर, इन्होंने वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं सर, MHRD जो अब एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय बन गया सर, इससे फ्लाइट टिकट्स भी लेते थे इंटरनेशनल स्पीकर्स के लिए सर कौन सा विभाग इन्होंने छोड़ा है इस परिवार के नाम पर? सर यही नहीं सर, जो अगली बात आती है सर, जो ट्रस्ट में इनके सेक्रेटरी के रूप में आए 1993 से 1998 तक पुलक चटर्जी सर, उनको बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM बनाया गया। वजाहत हबीबुल्ला एक और एग्जांपल है सर, जो PMO CIC से लेकर माइनॉरिटी कमीशन तक उनको दिया गया। और सर ये यहीं पर कहते थे कि सर सर मैं इनका एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ द वाइस चेयरमैन अबीद हुसैन। Sir, this shows their arrogance and non-official control. Sir, is best captured in this statement, sir. You have to listen, sir. Statement made in 1995. Sir, I am quoting. We are independent, free and autonomous, but the MEA and the PMO are very responsive to us because we work on the subject in which they are terribly interested. I unquote. Sir, क्या मतलब है इसका? कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे आप काम करते थे? क्या ये फाउंडेशनों का उपयोग किया जाता था जो वैसे वो पूरी सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आपके ट्रस्ट उन कामों में लगे रहते थे? इस ट्रस्ट का इंटरेस्ट भारत में था, कहीं और था? ये बताना पड़ेगा सर। और यही नहीं सर, मैंने चाइना से लेकर लग्जमबर्ग से लेकर बाकी सबकी बात कर ही दी है, WHO UNDP की सबकी बात कर दी। नेशनल हेराल्ड तो सर मुझे लगता है देश के लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। सर मेरा केवल इतना ही कहना है, आप उनको बचाने की कोशिश करें जो पहले बेल पर हैं। और मैंने जितनी बातें यहां पर कही हैं मैं सदन में कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं।
तो अगर सर ये जो कांग्रेस के सदस्य ने अभी कहा कि झूठ है, तो उनके नेता मेरे बात बोलने वाले, मैं चाहूंगा कि अगर मैंने एक भी झूठ बोला है तो कृपया करके उस झूठ को अपनी ओर से पूरा तर्क देकर कहें कि ये झूठ है, और उसके तथ्य देकर कहें। क्योंकि सर कल जब मैंने पूरे तथ्य देकर अपनी बात कही सर मेरा एक शब्द सर, मेरी पिछले कल की पूरी स्पीच निकालिए सर, मेरा एक शब्द भी अनपार्लियामेंट्री नहीं था। केवल एक परिवार या एक ट्रस्ट या एक किसी के ऊपर मैंने बात अभी रखनी शुरू की थी तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया, वॉकआउट हो गया सर। अमेरिका को सर कहा गया हिमाचल का छोकरा, फिर कुछ और भी कहा गया। सर वो 50 साल का छोकरा है। एक मिनट सुनो, मैं सक्षम हूं इनके लिए। जब ये लोग घोटाले करते थे यूपीए में, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते इनकी धज्जियां उड़ाता था सड़कों पर, और इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए, और आज भी करूंगा आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल का छोकरा कौन? देश का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए तो हिमाचल प्रदेश से हुए। सर कारगिल की लड़ाई में पहली बार हुआ सर, शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहुंचाया था, लेकिन उस लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी थी सर, सबसे ज्यादा सर। 70 लाख की आबादी है हमारी सर। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए सर उस लड़ाई में। छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के 2 छोकरे सर, अगर इनको छोकरा ही शब्द पसंद है तो मैं वैसे कह रहा हूं, हमारे वीर जवान सर उनको परमवीर चक्र विजेता हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार सर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। मैं गर्व से कहता हूं, हां मैं वीरभूमि का छोकरा हूं, मैं हिमाचल का छोकरा हूं। आपको गाली के शब्द कुछ और मिलते होते आप वो भी ले लेते, मुझे उससे कोई परहेज नहीं था, क्योंकि आप पहले नहीं, आप बार बार सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हो। यू आर अ सीरियल ऑफेंडर। पहली बार नहीं किया आपने, आप हर बार माफी मांगते सर। आज मैं माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं इस विषय को भी नहीं उठाना चाहता, लेकिन सर दर्द तब हुआ जब रात को 10:30 बजे के बाद जाकर ढंग से फिर वापस सुना। सर जिस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप में मानकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शीश झुकाकर अंदर आते हैं, ये सामने बैठे कांग्रेस के लीडर उसको बाजार कहते हैं, बाजार, और इधर के सांसदों को गधा कहते हैं सर ये शब्द है सर। मैं माफी मांगने के लिए उनके बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने इनको कहना है, जो इनके कारनामे, उस पर मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया करके इन शब्दों को निकाल दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। अगर सदन को लगता है निकालना चाहिए तो आप मेरा उस पर कह सकते, अगर उचित शब्द नहीं थे तो। और सर अभी बेहुदा कह देना सर, मैंने हर बात तर्क देकर कही, कोई मैंने व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाए सर। जो लोग उस ट्रस्ट के सदस्य थे उन्होंने जो अब तक का किया है, मैंने केवल सर उनकी बात रखी। एक ऐसा ट्रस्ट प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसने सारी एग्जम्पशंस पाई, क्या आप उसकी तुलना एक ऐसे काम से कर सकते हो जो कोविड की लड़ाई के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो देश के लोगों की सेवा करने के लिए एक एक कदम सर 27 मार्च को उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी 12 की रजिस्ट्रेशन से लेकर एटीजी की एग्जम्पशन से लेकर एफसीआरए से लेकर शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर तक सर, सब में एक एक कानून के तहत कदम उठाया गया सर। मैं देश को आश्वस्त आपके माध्यम से और सदन को करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का राजनीतिक जीवन आज तक देख लीजिए, ईमानदारी भरा, सुशासन भरा, पारदर्शिता भरा रहा है, और पीएम केयर्स भी इतना पारदर्शिता भरा ही रहेगा, इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। आपके समर्थन की उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।